FM 107.8 रेडियो जय घोष पर मैं कुसुम वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो साहित्य, संगीत और कला ये मनुष्य के जीवन का आधार है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष जो अतिथि हैं डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी हैं। आप दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका अपने स्टूडियो जय घोष में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मैं बताना चाहूँगी ज़रूर आपका परिचय। जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी जिस जन्मभूमि में पैदा हुए वहाँ के डॉक्टर V.R. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं और इसके साथ ही साथ आप डीन हैं, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, जिसको DSW भी कहा जाता है। प्रमुख मीडिया समन्वयक हैं आप और विश्वविद्यालय के भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में बोर्ड मेंबर और आप प्रधान संपादक भी हैं। 34 वर्षों तक पत्रकारिता के विविध क्षेत्रों में आपने काम किया है। बहुत सारे अखबारों में आप संपादक रहे हैं, दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित अखबार में, और जैसा कि मुझे पता चला कि आपने अलग अलग स्टेट में काम किया है। तो सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँ, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं आपके बारे में, आपका व्यक्तित्व विराट है, परिचय है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे ही जानना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन और इस कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम जय घोष के माध्यम से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मैं गांव के माटी कुशीनगर में जन्म लिया और कुशीनगर इसलिए दुनिया में ज़्यादा जाना जाता है कि आज हम यश, वैभव, काम और तमाम सारे भौतिक संसाधनों की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हम प्रतिस्पर्धा में जुड़े हुए हैं। लेकिन बुद्ध ने के पास वो सब कुछ था, पर बुद्ध ने सबको त्याग दिया आनंद के लिए, प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और प्लेटो भी इसी बात को कहता है कि नॉलेज इक्वल विजडम इक्वल प्लेजर इक्वल हैप्पीनेस इक्वल गॉड। इसीलिए कबीर कहते हैं प्रेम ही ईश्वर है। तो मैं उस भूमि में जन्म लिया और वहाँ से मैं अध्ययन के बाद गोरखपुर आया। 87 में मैंने पत्रकारिता ज्वाइन किया। उस समय मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ाई के साथ साथ पत्रकारिता में मैं जुड़ा। बहुत कम समयों के बाद मैं वहाँ का संपादक बना दिया गया, प्रिंटर, पब्लिशर, महाप्रबंधक, यूनिट हेड, और बिहार झारखंड में भी काम करने का अवसर मिला। पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। मैंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों में जुड़ने का अवसर मिला और इस माध्यम से कला, साहित्य, संस्कृत का हमने संवर्धन किया। जब कभी कोई सोच नहीं सकता होगा, 2006 में बहुत बड़ा मैंने आयोजन किया था। और जब राम पर कोई कार्यक्रम ही नहीं, देश में बहुत कम होते थे, तो राम पर मैंने सैकड़ों कार्यक्रम उस जमाने में किया। अयोध्या के राम पर मैंने प्रस्तुतियां दी। अयोध्या के राम पर मैंने 2006-2008 में किताब लिखा। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि राम इस देश के सांस्कृतिक पुरोधा हैं। और यदि जानना है तो आप अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की, उसके मूल संविधान के पृष्ठों को आप देख सकते हैं। भारत का सांस्कृतिक भारत कैसा होगा, उसमें राम, सीता, रंगमंच, भारत की सांस्कृतिक और वैभवशाली व्यक्तित्व और बौद्धिक संपदा मौलिक जो है संविधान की पुस्तकों में है। महाभारत भी है, राम भी हैं जी, कला भी है, साहित्य भी है, संस्कृति भी है। तो वहाँ से मैंने काम शुरू किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति चाहता क्या है और करना क्या चाहता है।
दरअसल जीवन में जो श्रेष्ठतर है वो कला है, साहित्य है और संगीत है। किसी समाज की रचना राजनीतिक सत्ता की उपज नहीं होती है। राजनीतिक सत्ता उसमें संवर्धन का काम करते हैं। व्यक्ति में परिवर्तन तो हमेशा सत्ता से ज़्यादा ताकतवर हमारी कलाएं हैं, संगीत है, रंगमंच है और कह सकते हैं कि साहित्य है। यानी कि आपके अनुसार जैसे कलम में वो ताकत है जी, साहित्य में, कला में वो ताकत है जो समाज की धारा को मोड़ देती है। जी जी। इसीलिए एक बात मैं और कहना चाहूँगा। जी। एक मेरा लेख प्रकाशित हुआ था 2002 में, लोक सत्ता बनाम राजसत्ता। लोक सत्ता राजसत्ता पर हमेशा भारी रही है और इसीलिए राम देखिए, राम राजसत्ता के कारण राम को नहीं जानते हैं। राम जब वन में जाते हैं, राम जब राजसत्ता को छोड़ते हैं और राजसत्ता से टकराते हैं। राम और रावण का युद्ध है, एक सत्ता से एक सत्ता विहीन का युद्ध है। एक जो है व्यक्ति, राम के पास उस समय क्या होती है, लोक होता है। लोक होता है। राम के पास राजसत्ता नहीं है, रावण के पास राजसत्ता है। रावण के पास सेना है, राम के पास लोक है और लोक से द्वारा वे लोग हैं जो वनवासी हैं, गिरिवासी हैं, आदिवासी हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं। राम उसकी सबके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और रावण जैसे सत्ताधारी व्यक्ति से युद्ध करते हैं और उस अपराजी योद्धा को पराजित करते हैं। यह लोक सत्ता बनाम राज सत्ता का युद्ध था जिसमें लोक सत्ता भारी रही क्योंकि राम में भक्ति है। राम जटायु को भी गले लगाते हैं, राम विभीषण को भी गले लगाते हैं, राम सबरी के बेर भी खाते हैं। इसके पीछे सिर्फ उद्देश्य है कि वे सबकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो व्यक्ति सबकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है वही व्यक्ति दुनिया में, इसीलिए राम आज भी लोक में हैं। राम कल भी थे, राम आज भी हैं, राम आगे भी रहेंगे, क्योंकि वो सभी प्रकृति के उन सभी सत्ता को का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और एक अपराजीय सत्ता से संघर्ष करते हैं। तभी राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और समाज के आदर्श हैं और उन्हीं को लेकर के उस समय की जो भी स्थितियां थी आज उनको आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है और उस पर चलने के लिए हमारी पीढ़ी को भी अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसका दुष्परिणाम भी झेल रहे हैं। जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कहीं आज की पीढ़ी से हाथों से उसकी निकलती जा रही है, छूट रही है। तो बहुत ज़रूरी है सर, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतना मोहक है। कहते हैं कि चेहरा मन का दर्पण होता है और आपने तो बहुआयामी क्षेत्रों में कार्य किया है। साहित्य में आप इस समय प्रधान संपादक भी हैं दिल्ली में, भारत सरकार में। तो कला पे भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, साहित्य पर, और हमारे समाज का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, आप उस फील्ड से बहुत मजबूती से, बहुत गहराई से, एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। तो आज के विज़न में तो हम लोग देखते हैं तमाम इतने सारे चैनल हैं जिसमें लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर भी मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि तब से अब में लड़कियों के लिए इस फील्ड में क्या स्कोप है? देखिए, ऐसा है कि प्राचीन काल में आप देखिए, वैदिक युग में देखिए, बीच के युद्ध में देखिए, मध्यकाल में देखिए, हमेशा इस देश में लड़कियां हमेशा शक्ति के मामले में, वैभव के मामले में, पुरुषार्थ के मामले में अग्रणी भूमिका निभाई हैं। आपने तमाम सारे लोगों का नाम, मैत्रेयी का नाम सुना है, आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, आपने ज्योतिबा फुले का नाम सुना है। ज्योतिबा फुले ने जो जमीन से उठकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया, और सबसे बड़ी बात है, देवी अहिल्या जी का नाम आपने सुना होगा। देवी अहिल्या महारानी थी, लेकिन देवी अहिल्या जी ने पूरे अपने युग और काल में सबसे ज़्यादा काम उन्होंने सांस्कृतिक भारत के लिए किया, महिलाओं के शिक्षा के लिए किया। तो आप देखिए कि भारत में जो शिक्षा है वह अंग्रेजों के पूर्व
96% शिक्षा थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैकाले की ने जो लंदन की शिक्षा परिवर्तन, भारत में शिक्षा परिवर्तन के लिए जो बिल पेश किया गया 1834 के आसपास, उसमें इस बात का जिक्र है कि भारत को गुलाम तभी बनाया जा सकता है जब भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया जाए। और उसने कहा कि हिंदुस्तान में तो लोग इतना ज़्यादा वैभवशाली हैं, शिक्षित हैं, गुरुकुल की इतनी अच्छी व्यवस्था है, महिलाएं ज़्यादा शिक्षित हैं, तो इसको सिर्फ एक चीज़ से हम लोग गुलाम बना सकते हैं, जब यह बताएं कि विलायती शिक्षा व्यवस्था भारत की शिक्षा व्यवस्था से बेहतर है। इसीलिए वहाँ एक्ट लाया गया और सबसे पहले कन्वेंट लाया गया आपका कोलकाता में। कन्वेंट ये था कि लावारिस बच्चे जो लंदन में होते थे, लावारिस बच्चे उसमें पढ़ते थे, उसका नाम कन्वेंट रखा गया था, खोला गया। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ ये जाना चाहता हूँ कि जो लंदन की दो तरह की व्यवस्था थी ब्रिटेन की शिक्षा में, एक तो विश्वविद्यालय लंदन की व्यवस्था थी, दूसरा निचले स्तर की व्यवस्था जिसको भारत में प्रत्यारोपित किया गया। मैं उस संदर्भ में जाना नहीं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट व्यापक हो जाएगा। मैं सिर्फ ये लाना चाहता हूँ कि भारत में जो स्त्रियाँ हैं वह आधी दुनिया हैं। अगर चाइना बहुत दुनिया में तरक्की किया है तो इसलिए किया है कि उसकी आधी दुनिया और बच्चे सभी वहाँ की विकास में शामिल हैं। और चीन और भारत एक साल पीछे आज़ाद हुआ, चाइना 1948 में, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। और उस समय विश्व के करीब करीब 50 देश 3-4 वर्षों में 50 देश आज़ाद हुए दुनिया के। उन 50 देशों में जो भारत का ग्रोथ है, रेट है, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। उसका सिर्फ कारण रहा कि जो हमारी मध्यकाल की व्यवस्था थी वो फिर भी थोड़ा बेटर थी। मुगल काल में जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसके आने के बाद से हमारे यहाँ स्त्रियों की जो शिक्षा व्यवस्था में है उसमें कमी आई, और अंग्रेजों के समय भी कमी आई। उसके पूर्व के कालखंडों को देखें तो स्त्रियां सबसे अग्रणी भूमिका निभा रही थी, बहुत विदुषी थी। तो वो कमी आई। कमी आने के कारण बाद में हम लोग अपने चश्मे से नहीं, ब्रिटिश चश्मे से देखने लगे। तो कहा गया, वाटसन नाम का एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, कहता वी परसीव द थिंग्स एज वी आर नॉट एज द थिंग्स आर। और उसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि जागी रही भावना जैसी, हर बुरत देखी तीन तैसी। तो हम लोगों ने विदेशी चश्मे से भारतीय स्त्री को देखने लगे। देखिए, स्त्री सिर्फ देह नहीं है, सही बात है, स्त्री पूर्ण प्रकृति है। और पूर्ण प्रकृति जब आपको देखना है तो पूर्ण प्रकृति में पुरुष भी है, जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे हैं, माने जहाँ जहाँ धड़क रहा है वहाँ वहाँ जीवन है। और जब भी हमारे वेदों में देखे, पुराण में देखे, उपनिषद में कहा गया है कि समग्र जीवन का हमको सम्मान करना चाहिए, तो समग्र जीवन के सम्मान में स्त्री भी है, पुरुष भी है, पेड़ भी है, पौधे हैं, पर्यावरण भी है, सब कुछ है। तो इसलिए जो स्त्रियाँ हैं उनके भीतर अकूत क्षमता है। और अब हम समझते हैं कि मोदी जी के आने के बाद उसको बहुत विस्तार दिया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी अम्बेडकर भी सोचा करते थे, अम्बेडकर जी ने सबसे पहले स्त्रियों के लिए काम किया। उन्होंने दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ साथ महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा, महिलाएं शिक्षित होंगी, तो समाज में जो उनकी भूमिका है वो बदलेगी। और जब उनकी भूमिका बदलेगी तो उनका पूरा कंट्रीब्यूशन देश के लिए होगा, देश समृद्ध होगा। और इसीलिए मोदी जी ने उस संकल्प को लिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब भारत श्रेष्ठ होगा तभी श्रेष्ठ होगा जब सबका योगदान होगा, आधी दुनिया का योगदान होगा। बिल्कुल सही। और स्त्रियां जो होती हैं वो 2-2 कुलों को चलाती हैं, बिल्कुल सही है, ससुराल। और जो नई पीढ़ी जन्म लेती है उसका भी एक तरह से कहा जाए जो मूल विद्यालय है वो उसकी माँ ही है, घर ही है। तो स्त्री का पढ़ा लिखा होना, सुसंस्कृत होना बहुत ज़रूरी कहा जाए, बल्कि कहा जाए कि अनिवार्य है। देखिए, हमको नए परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य में सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। सांख्य दर्शन में कहा गया है जो आप पुरुष और प्रकृति से संयोग से सृष्टि बना है। जो शिवलिंग है उसका जो निचला भाग है वो प्रकृति है और ऊपर वाला भाग पुरुष का है। तो जो पुरुष है, सांख्य दर्शन में कहा गया कि सृजन तो प्रकृति करती है, अप्रकृति में होता है।
पुरुष उसका एक समायोजन करता है, पर जितना बल, जो संवेग है, संवेदना है, उसका मूल आधार जो है प्रकृति है। प्रकृति है मतलब स्त्री है। तो अगर स्त्री के प्रेम को, करुणा को, दया को, क्षमा को, सारे भावों को उद्दीप्त किया जाए तो एक बेहतर समाज की रचना हो सकती है। और नए नए संदर्भों में दुनिया के फलक पर, विश्व को, आपने अनेक देशों की यात्राएं की है, विश्व के फलक पर इसको जो देखे जाने की जरूरत है, जो बाहर का अच्छा है वो लेने की जरूरत है। जैसे गीता में कहा गया कि ज्ञान किसी भी दिशा से आए उसे लिया जाना चाहिए, लेकिन जो हमारे भीतर है वह भी ज्ञान जो पूरी दुनिया को भारत देता रहा है उसका भी संवर्धन जरूरी है। बाहर से आप अच्छी चीज़ों को लीजिए, पर अपने भीतर और भारत के भीतर जो अच्छी चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में बिखेरने का काम करिए। साहित्य के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, कला के माध्यम से। इसीलिए कहा गया है कि वह पुरुष पशु के समान है जिसके भीतर कला, साहित्य, संगीत का भाव न हो। यहीं से हमने अपनी बात शुरू ही की थी। तो डॉक्टर साहब, समय को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने विविध क्षेत्रों में आपने काम किया है। आज की जो पीढ़ी है वो एक कहीं ना कहीं एक गैप है पीढ़ी में, और जो पुरानी हमारी धरोहर है वो भी नई पीढ़ी जब तक उसको विज्ञान की कसौटी पे कस नहीं लेती तब तक मानने को भी तैयार नहीं होती। तो क्या कहना चाहेंगे आज की पीढ़ी को? देखिए, मैं कहना चाहूँगा दो तरह की बातें हैं। पहले जब पिता की शादी होती थी, हम लोग के पिता की या हम लोग के पिता तुल्य लोगों की, तो अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। और आज बच्चों की शादी हो रही तो पिता नहीं बोल पा रहे हैं। माने यह जो जनरेशन गैप है, माने पिता अपने शादी के समय बोल नहीं पाते थे और आज अपने बच्चे के शादी के समय नहीं बोल पा रहे हैं। तो यह गैप जो है को समझने की ज़रूरत है। और एक बात ज़रूर कहना चाहिए कि हमारी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी, देखिए, यांत्रिक पीढ़ी न हो, क्योंकि मैकेनिज्म जो है, जब भी मैकेनिज्म का भाव आता है पूरी दुनिया में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, पूरे दुनिया के सक्सेसफुल लोग, पाश्चात्य लोगों ने आत्महत्याएं की है। इंडिया का आदमी कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो मानता है कि अभी मुझे और पाना है। माने बाहर के लोग, पूरी दुनिया के लोग पदार्थ को जीवन का सब कुछ केंद्र मानते हैं। हमारे यहाँ पदार्थ को जीवन का केंद्र नहीं माना गया है। हमारे यहाँ इमोशनल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स, तमाम नीड्स है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और कल्चरल, तमाम सारे नीड्स हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि अभी और सीखने के लिए कुछ है, कुछ और पाने के लिए। हमारे यहाँ शिक्षा में माना गया है कि थोड़ी बेचैनी, थोड़ा अवसाद, थोड़ी सी अतृप्ति, थोड़ा सा अभाव, यह जीवन है। और वो मानते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जुटा लिए, वो मानते हैं पूरा कर लिए। ये इसी सोच में फ़र्क है। और जो आज की पीढ़ी है, आप एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक सिसिफस था, यूनान का राजा था। तो यूनान का राजा था, बड़ा अत्याचारी था। राजा और प्रजा में युद्ध हुआ, वो हार गया राजा। तो हुआ कि एक 5 लोगों की कमेटी बनी, कहा कौन सी सज़ा दिया जाए। तो लोगों ने कहा कि इसको मृत्युदंड से भी बड़ी सज़ा दी जाए। फिर हुआ मृत्युदंड से बड़ी सज़ा क्या है, तो लोगों ने कहा कि ये पहाड़ पर जब तक जिंदा रहे, 5 किलोमीटर के पहाड़ पर चढ़े उतरे। माने मृत्युदंड से बड़ी सजा वो है कि केवल चढ़े उतरी। उसी तरह से जो आज की जो पीढ़ी है, जो यांत्रिक पीढ़ी है, यांत्रिक व्यक्ति है, वो केवल चढ़ उतर रहा है। चढ़ना उतरना जीवन नहीं है। बहुत अच्छी। थोड़ा संवेदना से जुड़ना, थोड़ा समाज से जुड़ना, थोड़ा आसपास के लोगों से जुड़ना। और जहाँ भी उदासी है, जहाँ भी बेचैनी है, जहाँ भी अंधेरा, वहाँ एक दिया जलाओ। क्या बात है। तो एक जो दिया आप जलाएंगे तो वहाँ प्रकाश पुंज बिखरेगा। हम ये नहीं कहते कि कोई भी काम करता, आप काम करते हैं, तमाम सारे लोग काम करते हैं। सोसाइटी में आपके काम से एक व्यक्ति भी प्रभावित है, निश्चित एक व्यक्ति का भी जीवन बदलता है। हमने पत्रकारिता में इतना काम किया, अपने रिपोर्टरों को कहा करते थे कि तुम ऐसा कुछ करो
कि एक आदमी भी तुम्हारे उससे आत्महत्या न करे, आहत न हो। तुम्हारे अगर लिखने से एक आदमी के जीवन में भी परिवर्तन आता है तो तुम्हारी लेखनी सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। इसीलिए मैं कहा करता था और आज भी कहता हूँ कि जो सार्थक है वही जीवन है, जो निरर्थक है मृत्यु है। तो ये जो चढ़ना उतरना है सिसिफस की तरह, वह निरर्थक है, वह मृत्यु के समान है, वह जीवन नहीं है। जीवन वह है जिसमें कुछ बदलाव है, कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, कुछ सोसाइटी बदले। इस तरह से एक बेहतर समाज की स्थापना संभव है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो। तो हमारी नई पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ तुम आगे बढ़ो, कुछ हम आगे बढ़ें और हाथ मिलाकर चलें, तभी हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर सुरक्षित रहेगी। कुछ बात तो है हमारी पीढ़ी में, हमारे बाबा दादा में, हमारे माता पिता में, और जिसको लेकर के जिन्होंने आज हमें खड़ा करके यहाँ तक पहुँचाया है, कैसे उनकी बातें निरर्थक बताई जा सकती है। उन्हीं की उंगली पकड़कर हम यहाँ तक सीख कर पहुँचे हैं और आज ज़माने को देखने लायक बने हैं। जब हमको इस लायक हमारे माता पिता ने, हमारे घर परिवार ने बनाया, तब तो हम देख पा रहे हैं। तो माता पिता का तो बहुत बड़ा योगदान है, जो आज की पीढ़ी कहती है कि जो हम हैं, हम ही सब कुछ हैं, सब कुछ हमें ही मालूम है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में कंप्यूटर है, मोबाइल है। अभी कंप्यूटर और मोबाइल अगर पीढ़ी के हाथ से हटा दिया जाए तो वापस वो वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए संस्कृति और टेक्नोलॉजी, परिवार, सब कुछ लेकर के आपको चलना चाहिए। और यही संदेश आज के हमारे जो अतिथि हैं डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि कुछ हम बढ़े, कुछ तुम बढ़ो। तो इसी तरह से हमारा रेडियो जय घोष देखते रहिए। संस्कृति विभाग का ये रेडियो बहुत कुछ एक सुंदर विस्तृत फलक पर बहुत सारे सेगमेंट लेकर के आता है। और देखते रहिए, सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी कल्चर दीदी कुसुम वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और देखते रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष। तो अब हम विदा लेते हैं डॉक्टर साहब। नमस्कार।